हमने लास्ट किया था ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारी जो कंट्री है और कंट्री में जितनी भी रियासतें थी, जितने भी और शासक थे, उन सबको किस तरह से अपने कब्जे में किया। तो उसी में जब हमने एंड किया था तो हमने एक नाम लिया था, एक ब्रिटिशर्स का, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की एक सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते थे। उसका मतलब था कि अगर कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसे आप शासन पे नहीं बैठा सकते, राजा नहीं बना सकते। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस तरह से, उससे पहले ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू नहीं किया था, इससे पहले इंडियन स्टेट में ऐसा होता आ रहा था कि कोई भी गोद लिया हुआ बच्चे को शासन नहीं देते। तो लॉर्ड डलहौजी ने उस समय बहुत फायदा उठाया और बहुत मेल प्रैक्टिस से बाकी जो राज्य थे उनको, जैसे कि सतारा का मैंने नाम लिया था, हैदराबाद का लिया था, अवध और ये झांसी, तो ये सब इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये तो हुई एक बात, मतलब ये तो हुई अब पॉलिटिकल कारण। तो 1857 की क्रांति स्टार्ट करने से पहले इसके कारण, पीछे के कारण जानने की जरूरत है। 1857 की क्रांति जो है ये 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुई, तो सभी को पता है। लेकिन उससे पहले एक घटना हुई थी बैरकपुर में, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल को गोली मार दी। हाँ, तो इसका कारण क्या था और क्यों उस समय जो ये थे आर्मी मैन, जो सेना थी, उसमें इतना ज्यादा विद्रोह क्यों हो रहा था। और ये सिर्फ बैरकपुर छावनी की बात नहीं है, ये मेरठ का या कहीं भी जो और छावनियां थी बंगाल की या और जगहों पर, तो उन सब में सभी सिपाहियों के साथ जो है भेदभाव। सबसे पहले तो बात आती है नंबर 1, उनके साथ भेदभाव होता था। उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम थी और ब्रिटिशर्स की जो ब्रिटिश आर्मी के मैन होते थे उनकी सैलरी ज्यादा होती थी। फिर उसमें एक और चीज थी कि इन्होंने एक और बिल पास करवाया था, उसके तहत ये था कि भारत से बाहर भी यहाँ के सेना के जो जवान थे उनको भेजा जाएगा। और उस समय, और शायद कुछ लोग आज भी मानते, पर आज तो नहीं मानते, आज के टाइम में तो काम के लिए कहीं भी चले जाते हैं। उस समय हमारे यहाँ ये था कि अगर आप अपने देश से बाहर जा रहे हैं, यानी कि आप समुद्र कूद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका धर्म जो है वो चला जाएगा, यानी धर्म आपका वो हो जाता है। तो सी को क्रॉस करना माना जाता है कि धर्म आपका लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि इसमें मैं एक फेमस जो वो है बात वो बताती हूँ कि जब महात्मा गांधी इंग्लैंड पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनको भी यही कहा गया था कि बाहर ना जाएं, उससे धर्म चला जाता है। तो ऐसा कुछ मानते थे कि अगर आपने सी क्रॉस कर लिया तो आपका धर्म चला जाएगा। उसके पीछे देखो कारण यही रहा होगा कि ये सोचते होंगे लोग कि अगर वो बाहर चला गया तो हो सकता है वो बाहर की संस्कृति को अपना ले, तो इसलिए माना जाता होगा परहैप्स कि धर्म चला जाएगा। तो बैरकपुर में भी हुआ और इसका मेन कारण यही था कि सेना के जो कुछ लोग, कुछ जवान थे वो नहीं जाना चाहते थे सी क्रॉस करके अदर कंट्री में सर्विस के। फिर एक और आया, जो सेना होती थी उनको एक वो मिलता था, उसे कहते थे भत्ता। ठीक है, उसे पट्टा कहते थे, मतलब सैलरी में पट्टा मिलता था। हाँ, तो वो मिलना बंद कर दिया, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जो रिसेंटमेंट था सेना में जो एक तरह का आक्रोश था वो इस बात से था कि हमसे ज्यादा जो पेमेंट है ब्रिटिश ऑफिशियल की को दी जाती है और हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। फिर मेन जो स्पार्क जिसने चिंगारी दे दी आग को, वो थी कि एनफील्ड राइफल उस समय इंट्रोड्यूस हुई थी आर्मी में। एनफील्ड राइफल आप लोगों ने देखी होगी, मैंने नहीं देखी है। तो एनफील्ड राइफल जो है उस समय जो इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें कार्ट्रिज डालना होता है। कार्ट्रिज आप सभी ने देखा होगा, जो कार्ट्रिज है उसको उस समय बाइट करके मुंह से लोड करना पड़ता था। ठीक है, तो उस पे ग्रीस लगा होता था, है ना, जो कार्ट्रिज होता था उस पे ग्रीस लगा होता था। तो ग्रीस में अफवाह ये फैल गई, अब वो कहीं तक सच था या झूठ था ये नहीं पता, बट एक अफवाह फैल गई कि इसमें गाय का या फिर जो पिग है ना, पिग का मीट है, तो पिग का और गाय का फैट है। तो फैट कैसे डिराइव करते हैं, मीट से ही तो निकालते हैं फैट। तो अब गाय जो है वो हिंदुओं के लिए बहुत सैक्रेड है और पिग जो है वो मुस्लिम के लिए बहुत ज्यादा टैबू है। मतलब मुस्लिम पिग को आसपास भी नहीं देख सकते, देख भी लिया
जो है दोनों में ही रिसेंटमेंट हो गया। ठीक है, गुस्से में जब अफवाह फैल गई तो क्यों तो एनफील्ड राइफल को लोड करेंगे हिंदू और कोई कोई मुस्लिम भी करेंगे, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, इसमें तो इसका फिक्का फैट लगा हुआ है और सेकंड है हिंदुओं के लिए जाने। तो ये जो था ये स्पार्क था, और जो सेना है उसमें रिसेंटमेंट स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद एक और घटना थी, वो मैं बताती हूँ कि ये कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आटे में जो यही गाय और पिग है, इनका इनकी जो बोन है, हड्डियां हैं, उसे मिक्स करके आटे में मिलाती है। ठीक है, तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए, हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए। ठीक है, तो वो वो अफवाह भी काफी फैली और ब्रिटिशर्स के लिए धीरे धीरे जो रिसेंटमेंट आने लगा। और ये तो हुआ जो रिसेंट स्पार्क आया। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि सती प्रथा बंगाल में है। बंगाल मतलब हमारी कंट्री में सती प्रथा चलती थी, यानी कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड उसकी डेथ हो जाती थी तो उसे उसके हस्बैंड के चिता के साथ ही बैठा दिया जाता था। ठीक है, अब ये सदियों से चली आ रही परंपरा थी। ठीक है, अगर वो लेडी जो है वो बच जाती थी, नहीं सती होती थी, तो उसकी जिंदगी जो है बहुत खराब रहती थी। क्यों? वो एक तो वो मैरिज नहीं कर सकती थी, दोबारा से शादी नहीं करने देते थे। दूसरा, अगर दोबारा से शादी नहीं करने देंगे तो वो रहेगी कैसे? तो फिर उसको मतलब ऐसी कर्ज, ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती थी, बहुत मिजरेबल। ठीक है, तो सती प्रथा थी। तो सती प्रथा पे 1829 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लॉर्ड बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने पास करवाया था। इसमें बस ऐसे ही शॉर्ट में लिख लेना, बेंटिक ने पास करवाया था। ये वाला सती प्रथा को बैन कर दिया था। ठीक है, तो सती प्रथा को बैन करवाने के लिए ये लॉ पास करवाया था बंगाल में, और इसमें राजा राम मोहन राय ने बहुत अपना योगदान दिया था। राजा राम मोहन राय ने खुद, वो ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने इसका खुद विरोध किया था कि किसी भी शास्त्र में ये पाप ही माना जाएगा, ये हर शास्त्र के हिसाब से पाप ही है सती प्रथा, यानी कि किसी जीवित पर्सन को आप जला रहे हो, मार रहे हो, तो ये मतलब किसी भी शास्त्र में पाप माना जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ने इसका बहुत विरोध किया था। तो ये जो लॉ चेंज हुआ तो लोगों को लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे धर्म में जो है इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कर भी रहे थे। बहुत हद तक बहुत चीजें हो रही थी और बहुत गलत कर रहे थे कि जिस तरह से सैलरी ब्रिटिशर्स को ज्यादा दे रहे हैं, इंडियंस को कम दे रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या होगा, भेदभाव होगा। ठीक है, और जो बड़ी पोस्ट होती थी, अच्छी पोस्ट होती थी, उस पे इंडियन होते ही नहीं थे। उन सब बड़ी पोस्ट पे मेजर हो, जनरल हो, सब पे जो ब्रिटिशर्स होते थे, इंडियन सिर्फ आर्मी में सेना का काम करते थे। ठीक है, तो उनकी जो हालत थी वो बहुत खराब थी, तो इसलिए आर्मी में बहुत ज्यादा विद्रोह था। और बैरकपुर में जैसे ही मंगल पांडे ने गोली मारी उनको, तो सभी को एक स्पार्क मिला और सभी जो छावनियां थी, मेरठ की छावनियां, सब सबने विद्रोह कर दिया। और 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हो गई। और क्रांति स्टार्ट होने के बाद जो पहला नारा लगा था दिल्ली चलो का, वो नारा उस दिन दिया गया, और वहां से जो सेना थी और बाकी जो लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था वो चल पड़े दिल्ली की ओर। दिल्ली में कौन थे जिनके पास अब ताकत नहीं रही? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर इसमें सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी रहे हैं, क्योंकि उनकी 63 वर्ष की आयु, 60 के ऊपर उनकी आयु हो रखी थी। ठीक है, और उस समय मुगल साम्राज्य जो है अपना पूरा तरह से अपना जो चार्म था, अपनी जो शक्ति थी, वो सब खो दी थी। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ पेंशनर बन गए थे, है ना। मैंने बताया ना कि वो पेंशनर बन गए थे। पेंशनर मतलब अब उनकी जो अथॉरिटी है वो ले ली गई। ठीक है, तो मुगल बादशाह फिर भी बहादुर शाह जफर के पास वो गए और उन्होंने कहा कि इसकी जो युद्ध की जो कमान है, इस क्रांति की जो कमान है वो आप संभालो। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया था कि ये लीडर है इस आंदोलन के, 1857 की क्रांति के। ठीक है, तो अब मुगल बादशाह जो है वो तो घोषित कर दिया, लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं थी। बट उस समय देखो कि उस समय कभी भी रिलीजन का क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी वहां पर उस समय धर्म के नाम पर कोई सवाल नहीं था कि बहादुर शाह जफर को हम लीडर बना रहे, कोई किसी तरह का क्वेश्चन ही नहीं था। सभी लोग मिलकर गए और उन्हें लीडर बना दिया कि इस आंदोलन की जो वो है कमान, वो आपके हाथ में। फिर विद्रोह स्टार्ट हो गया, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन था। तो दिल्ली में कमान संभाली थी जनरल बख्त खान ने, कानपुर में नाना साहेब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये अवध की वो थी क्वीन, अवध की। ठीक है, अवध को भी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने
दिल्ली की खान बहादुर ने, बिहार की कुंवर सिंह ने, और फैजाबाद की मौलवी अहमदुल्ला ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई आप लोगों को पता ही है, और बड़ौत में शाहमल। ठीक है, तो इन्होंने वहां उन जगहों पर जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनको मारना शुरू कर दिया। उनकी जो पुलिस चौकी बनी हुई थी, जो भी कुछ बना हुआ था, उनके घरों को जलाना स्टार्ट कर दिया। जो भी ब्रिटिशर्स दिख जाता था मार देते थे। तो इस तरह से आंदोलन वहां पे स्टार्ट हुआ था। अब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स की साइड कोई नहीं था, ब्रिटिशर्स की साइड भी बहुत बड़े बड़े जो जनरल थे वो थे, जिन्होंने आखिरकार लड़ा भी है। ठीक है, नहीं, ब्रिटिशर्स। ठीक है, उनकी तरफ भी थे। अब वो कहाँ पर हमारे इस आंदोलन में मतलब चूक कहाँ पर हुई है मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था, ये सिर्फ इसी रीजन में था, यूपी, दिल्ली और ये, हाँ, मतलब इसी रीजन में था। इसमें मुंबई या महाराष्ट्र वाली जगहों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और पंजाब पंजाब वगैरह ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो भी लॉयल रहे थे किसके प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। उस समय तुमने देखा इस यहाँ पे कहीं भी पंजाब का नाम नहीं है, पंजाब में से किसी का नाम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, उस समय नहीं किया था। हाँ, बाद में पंजाब ऐसा स्ट्रॉन्ग बना कि आज के टाइम पे भगत सिंह का नाम है। लेकिन वो बाद में चीज है। पहले पहले सबको ये लगता था कि ब्रिटिश अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे सबको रियलाइज हो गया कि ब्रिटिश कुछ अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सब थे यहाँ पर। और इसका जो इफेक्ट पड़ा वो था 1858 में, कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था पूरी तरह से। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम घर बैठो, हम संभालेंगे। और सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपनी कॉलोनी घोषित कर दिया। और कहे कि उन्होंने कहा कि वो हम अच्छा एक्ट लेकर आएंगे, बेटर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और जो इंडिया की कमान है वो इन्होंने अपने हाथों में दे दी। ठीक है, और 1857 के एंड में, 1858 आते आते, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो मतलब वीरांगना हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, और उसमें एक जनरल ने ये कोट किया था कि शी वाज द ओनली मैन अमंग अमंग दी ऑल, कुछ ऐसे करके कोट है, मैं तुम्हें बताऊंगी। कुछ बहुत अच्छा सा कोट है, उन्होंने कुछ कहा था। तो ये है हियर, ये कोट में बता रही हूँ, हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। यानी विद्रोहियों में जो केवल अकेला आदमी था वो यही जो है महिला थी। उसमें ऐसा उसने कोट किया था, ह्यूज रॉस ने कोट किया था ये बात। कि मतलब हियर ले द वुमेन हु इज द ओनली मैन अमंग द रिबल, यानी कि इन सारे विद्रोहियों में जो केवल एक अकेला आदमी थी वो यह महिला थी। उसके बारे में कहा था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। हाँ, जिसमें दम था, मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें दम था, जो लड़ी तरीके से। ठीक है, तो वो इस तरह से लड़ी थी कि कितने दिन तक वो उनका हाथ भी नहीं आई, बहुत अच्छे से, जिसे कह सकते हैं ना कि, तो वो ये कोट उन्होंने इसलिए किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई और ये झांसी फिर इन्होंने कैप्चर कर लिया। और बड़ौत में देखो शाहमल के साथ क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। शाहमल को मार दिया था, और मारने के बाद गर्दन को वहां पे कितने दिन तक लटका कर रखा था बड़ौत के एरिया में, ये दिखाने के लिए लोगों को कि इनमें डर बना है ना। तो ये ब्रिटिशर्स ऐसे करते थे। सबको लगता है कि मतलब ये लोग बहुत अच्छे थे, जो अभी भी कुछ चाटुकार है ना, वो करते हैं कि बहुत अच्छे थे। अभी कोई ब्रिटिश दिख जाए और इसके साथ फोटो खिंचानी, क्यों खिंचानी है फोटो, तो ऐसे ये लोग ये करके गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ चलो बहादुर शाह जफर की भी बात कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर को जो है, जो लास्ट मुगल बादशाह था बहादुर शाह, तो बहादुर शाह जफर जो है इसको रंगून भेज दिया था, मतलब एग्जाइल कर दिया था। रंगून मतलब एग्जाइल कर दिया था। एग्जाइल मतलब क्या होता है, वनवास, ऐसे कहते हैं ना, तड़ी पार कर देना, तड़ी पार कर देना। तड़ी पार मतलब कि अपने घर से ही दूर भेज दिया। हाँ, और बहादुर शाह जफर के जो दो बेटे थे, जो लास्ट मुगल किंग बन सकते थे, उनको ऑन द स्पॉट गोली मारी, दोनों को, मतलब वहीं पे। ठीक है, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म कर दिया था। हाँ, दो दो बच्चे थे इनके, दो बेटे थे, उनको ऑन द स्पॉट गोली मारी। हाँ, काफी कम उम्र में, और इनको रंगून भेज दिया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर को। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस पर आंदोलन को दबा दिया था। और इसके बाद ब्रिटिश जो क्राउन है, 1858 में इन्होंने खुद कमान संभाल ली थी। यानी कि अब ये ऑफिशियली, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये
ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अधीन हो गया, जो यूके में लंदन में बैठी गवर्नमेंट है उसके पूरे अधीन है इंडिया। अब जो भी आते थे गवर्नर वगैरह यहाँ आते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यहाँ पे काम करने आई थी, है ना, व्यापार करने आई थी। और व्यापार करते करते उसने कुछ टेरिटरी, कुछ क्षेत्र कब्जा लिए थे, ठीक है। वो जो क्षेत्र जब कब्जा लिए थे तब वो यहाँ पे सिर्फ व्यापार ही करती थी, मतलब और पावर नहीं थी। व्यापार करती थी और मिलिट्री मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट से इनको पैसा भी मिलता रहता था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मतलब ये चला के दिखाते थे। अब इंडिया से तो प्रॉफिट बहुत कमा रहे हैं, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके ये कह दिया कि हम तो ये बैंक करप्ट हो गए, हमारे पास अब पैसा नहीं है इंडिया में काम करने के लिए, हमें और पैसा चाहिए मतलब इंडिया में रहने के लिए। हाँ, यहाँ के जो करप्शन करप्शन कैसे सीखे इंडियंस को करप्शन यही सिखा के गए। अब हमें नहीं पता था कि करप्शन कैसे करते हैं, ये लोग सिखा के गए हम लोगों को कि करप्शन कैसे करना है। तो ये क्या करते थे, दिखाते थे कि मेरे पास हमारे पास पैसा नहीं है कंपनी को चलाने के लिए, मतलब जो ब्रिटिशर्स की सैलरी है, जो ये आर्मी चला रहे हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, खाने का पैसा नहीं है और चीजें खरीदने का पैसा नहीं है। वहां दिखा देते बैलेंस शीट में कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बेवकूफ थोड़ी है, उनको पता चल गया धीरे धीरे कि ये क्या कर रहे हैं, तो एंड में खत्म ही कर दिया कि तुम खत्म, हम खुद ले रहे हैं। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में जितना था जो भी था वो खत्म करके अपने हाथों में ले लिया। जैसे कि आप किसी कंपनी को कुछ दे रहे हैं, आपने दे दिया ये पूरा एरिया है, जैसे अभी कुछ पोर्ट वगैरह है जो कि अदानी अंबानी के उसमें है, ठीक है। अब वो चला रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, गवर्नमेंट जब चाहे उन्हें वापस ले सकती है, ठीक है। तो ऐसा काम किया, तो अपनी चीजें वापस ले ली गवर्नमेंट ने। क्या किया कि तुम अब हटो, बहुत हो गया, और ये वापस ले लिया। क्योंकि इनको फिर धीरे धीरे इनकी मोनोपोली भी खत्म कर दी थी गवर्नमेंट ने। तो पहले तो ये सबके साथ ट्रेड करते थे, फिर गवर्नमेंट ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि सबके साथ तुम ट्रेड नहीं करोगे, सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड करो, चाइना बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी कि और भी, हाँ, और कंपनी भी आके वहां पे ट्रेड कर सकती है यहाँ की। तो ये था। अब ये खत्म हो गया सीधे। अब क्वेश्चन पता है मैं कैसे बता रही हूँ कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया था, मतलब उसके इन्फ्लुएंस को खत्म कर दिया था, प्रभाव को खत्म कर दिया था, वो 1858 में। और किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की कमान अपने हाथों में ले ली थी, तो वो भी 1858 में, बस डेट याद रखना। अब इसमें पहला जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय बनाया था इंडिया का, लॉर्ड कैनिंग, इसको वायसराय बना दिया था इंडिया का। वायसराय मतलब अब ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है, क्वीन का। अब जो क्वीन कहेगी वो यहाँ पे भारत में ये लागू करवाएगा, ठीक है। अब सीधे वहां से आएंगे ऑर्डर। तो ये था। फिर इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे कुछ समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट हुए थे। समाज सुधार जैसे ब्रिटिशर्स आए तो देख के समझ आया, जो इंटेलिजेंसिया था, मिडिल इंटेलिजेंसिया, जैसे जो लोग पढ़ लिए, जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन जिन्हें मिली थी, तो इन्हें समझ आया धीरे धीरे कि हमारे यहाँ पे कुछ कमियां हैं, है ना। जैसे कि सती प्रथा हो गया, बाल विवाह जैसी प्रथाएं थी, या विडोर मैरिज, यानी कि विधवाओं की जो शादी नहीं करने देते थे, मतलब अगर सती हो जाए तो अच्छा, और ना हो तो फिर उसको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती थी कि उससे अच्छा वो सती हो जाती, है ना। तो ये वाली चीज थी। तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, और ये अगस्त 1828 में की थी। ये भी जो है ब्राह्मण थे, लेकिन ये अरबी, उर्दू, सभी भाषाएं, संस्कृत से लेके और अन्य भाषाएं जो है हिब्रू, ग्रीक, फारसी, सब लैंग्वेज इनको आती थी, उन्हें पढ़ा हुआ था, बहुत पढ़े लिखे थे। और इन्होंने हमारे यहाँ पे मतलब ये कहाँ पर थे, बंगाल में। तो बंगाल में इन्होंने बहुत आंदोलन चलाया था सती प्रथा के अगेंस्ट में। और इन्हीं का परिणाम था उसका कि लॉर्ड बेंटिंग ने फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया और एक कानून लागू करवा दिया। सदियों से चला रहा वो। हाँ, सदियों से मतलब ये ये देखो मैं बताऊं कब की बात है। नहीं, अरे मैं बताती हूँ क्या चीज है। वो ऐसे था कि जब मुगल शासक आए थे, मुगल शासक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक, नाम सुना, मैंने बताया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बंद करवाने की कोशिश की बात, लेकिन करवा नहीं पाए थे, क्योंकि फिर उस शासक के प्रति विरोध हो जाता है ना। उस
शासक के अकबर ने भी कोशिश की थी कि बंद करवा दे सती प्रथा को, लेकिन वही कि रोष बहुत ज्यादा हो जाता है। और एक फेमस मैं तुम्हें बात बताती हूँ, अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया था, अलाउद्दीन खिलजी को किसी उसके सलाहकार ने ये कहा था कि आप यहाँ पे इस्लामिक लॉ लगा दो। देखो, ऑल्दो इंडिया में कितने गिने चुने ही मुस्लिम हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान है, वो तो यूपी की पॉपुलेशन लगा लो और पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगा लो, इतनी तो पॉपुलेशन है बस पाकिस्तान की। पाकिस्तान कितना बड़ा है, तो मान लो बस वो हैंडफुल ऑफ मुस्लिम्स हैं जो कि पाकिस्तान में है, नहीं तो बाकी सारी पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ऐसा, हाँ, अफगानिस्तान वो अलग ही है अब तो, है ना। तो वो हमारे इसमें नहीं थे, वो पहले से ही थे, वो इंडिया का पार्ट नहीं थे, कजाकिस्तान वगैरह वो हमारा पार्ट नहीं थे, अफगानिस्तान था बहुत पहले एंशिएंट टाइम में। तो किससे, अलाउद्दीन खिलजी से किसी ने कहा कि लगा क्यों नहीं देते इस्लामिक लॉ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात कही थी, और जो कि बात बहुत सटीक कही थी, उसने कहा कि हम यहाँ पर खाने में नमक के बराबर है, हम नहीं लगा सकते, तो उसने नहीं लगाया। तो ये इसलिए हमारा जो कल्चर है वो अभी तक प्रिजर्व है, क्योंकि हम कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुए किसी भी कल्चर से। और अभी भी अगर तुम इंडियन मुस्लिम भी देखो, इंडियन मुस्लिम तुम्हें लगता है कि अफगानी मुस्लिम से मैच करता है या अरबी मुस्लिम से मैच करता है, क्या है वो इंडियन है, उसके तौर तरीके सब चीजें क्या है, इंडियन है। तो ये चीज थी जो कि कही थी, कोशिश की गई थी, लेकिन हम उस समय क्यों नहीं बैन लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा सकते थे, वो राजा सत्ता से बाहर, जैसे कि अभी रिजर्वेशन हटा दे गवर्नमेंट, कह दे रातों रात मोदी रिजर्वेशन हट रहा है, तो सरकार रहेगी कि नहीं, सरकार नहीं बचेगी, चाहे चाहे कितना ही उन्होंने बहुत कमा लिया हो धर्म के नाम पे, लेकिन सरकार रातों रात रिजर्वेशन के नाम पे गिर जाएगी, जैसे कि किसान आंदोलन में हो रहा है ना। तो ये चीज है, जब आप राजा बनते हैं ना, किंग बनते हैं कहीं के, तो आप फैसले जब लेंगे तो आपको देखना पड़ता है कि मैं सीट पे रहूंगा या नहीं, तो वही कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब तक किसी के पास पावर नहीं थी कि सती प्रथा को रुकवा सके, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रुकवा दिया था, क्योंकि तुम्हें पता ही था ये कैसे थे, जो गर्दन काट के कई दिन कहीं लटका सकते हैं, तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो फिर ये चीज हो गई थी। राजा राम मोहन राय ने काफी और अच्छे भी काम, मतलब और इसके सती प्रथा के अलावा भी बहुत काम किए हैं समाज सुधार के। इनके मतलब मानना ऐसा था कि आप जो मोनोथियज्म है उसमें बिलीव करते थे, मोनोथियज्म मतलब कि बहुत सारे भगवानों को मत मानो, बस एक भगवान को मानो, है ना। मोनोथियज्म के ये अगेंस्ट में थे, इस तरह से इन्होंने वो किया, और ज्यादातर जो जोर देते थे वही एजुकेशन पर, ठीक है, एजुकेशन पर, और सती प्रथा, विमेन एजुकेशन पर, विमेन्स पर, और विडोरी मैरिज पर। विडोरी मैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, मैरिज मतलब पुनर्विवाह करने ही नहीं देते थे। और अभी भी बहुत सेक्शन में ऐसा है कि लड़कियों को वहां पे शादी नहीं करने देते दोबारा, अगर पति की डेथ हो जाती है, बहुत मुश्किल से होता है। अभी भी कुछ सेक्शंस में है हमारे गाँव में, कुछ कुछ गाँव में ऐसे नियम है, क्योंकि अभी भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसमें ऐसे आएगा क्वेश्चन कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। अगर ये पूछे किस वर्ष की थी, तो 1828 में। फिर इसमें आएगा तत्व बोधिनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, इन्होंने की थी 1839 में। सभी जो ये समाज है, इन सबका पर्पस एक ही है, एजुकेशन, विडोरी मैरिज, और समाज सुधार के बारे में, कि सिर्फ मतलब रिलीजन के बेस पे ना हो, रिलीजन का कि मोनोथियज्म ही मानो, कि बहुत सारे भगवान ना मान करके सिर्फ एक भगवान में श्रद्धा रखो, ये इस तरह से कहते थे। और जो अलग वो थे, जैसे इस प्रथा के बारे में तो तुमने सुना ही, बाल विवाह सुना है। उस समय बाल विवाह के बारे में बताऊं तुमको, गांधी जी का भी बाल विवाह हुआ था, सीरियसली बहुत कम एज में उनकी शादी हुई थी। और नॉट ओनली गांधी जी, सभी जो पहले क्रांतिकारी रहे हैं, बहुत कम एज में सबकी। तो बाल विवाह जो है, नहीं, अब नहीं होती, अब कैसे हो जाएगी, 18 साल से कम की कभी नहीं होती। और अब तो बेटा ट्वेल्थ में, बच्चा ट्वेल्थ में आते आते 18 साल का हो जाता है, अब तो नहीं कर सकते, अब तो मानेंगे ही नहीं बाल विवाह, है ना। कहाँ पे सर, कितने कितने साल के थे, ऐसे कैसे होगा।
सर केस नहीं हुआ उसमें, तो पुलिस चली जाती है। हमारे यहाँ पे कितनी बार ऐसे ऐसे कंप्लेन चली गई, पुलिस आ जाती है, रुकवा दिया था शादी। हाँ वो बात है। अरे, हाँ तो देखो लेकिन है तो इलीगल। 2006 में 2006 में एक अधिनियम बना था, बाल विवाह अधिनियम, उसमें 18 वर्ष लड़कियों के लिए, 21 वर्ष लड़कों के लिए बताइए। वो 2006 में एक एक्ट आया था, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, उसमें 18 तो करी थी गर्ल्स के लिए और 21 करी थी बॉयज के लिए। और अब बेटा बात हो रही है कि दोनों दोनों के लिए 21 कर देंगे। मोदी गवर्नमेंट ये बिल लाने वाली है, चाहे ये अब पास हो या आने वाले समय में पास हो, ये पास हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 21 होनी चाहिए, कि लड़कियों को जो है एजुकेशन का प्रॉपर टाइम देना चाहिए। और ये बेसिकली हो रहा है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट कम करने के लिए। जितनी ज्यादा एज होगी उतने कम बच्चे। ठीक है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है एक एक्सटेंड पे जाकर के कम हो जाता है। उसका मतलब है कि एक जीवन काल में, मतलब जब भी कोई भी एडल्ट होता है तो जीवन काल में कितने बच्चे उनको हो सकते हैं। तो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो उनकी जो एज है वो ज्यादा होती है और शादी भी लेट होती है। फिर ज्यादा से ज्यादा एक या दो बच्चे भी मुश्किल से हो पाते हैं। तो ये इसलिए इस एम्बिशन से भी हो रहा है, 21 कर दी जाए दोनों की, लड़कों की भी और लड़कियों की। फिर इसमें है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की थी, और ये भी बंगाल में ही है। यंग बंगाल आंदोलन या सोसाइटी मूवमेंट, विवियन डेरेजियो ने 1830 में इसकी स्थापना की थी। फिर एक समाचार पत्र है जिसका नाम है दर्पण, ये बाल शास्त्री जाम्बेकर ने महाराष्ट्र में स्थापित करवाया था 1832 में। परमहंस मंडली, ये दादोबा पांडुरंग ने 1849 में। और सत्य शोधक समाज के बारे में देखो बात करते हैं, ज्योतिबा फूले 1873। सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना करवाई थी ज्योतिबा फूले, और इनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फूले, जो पहली महिला शिक्षिका कही जाती है। तो ज्योतिबा फूले जो थे ये माली फैमिली से थे, और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर अभी तक भी अनटचेबिलिटी पूरी तरह से हमने खत्म नहीं की है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म कर दी है, एक्ट भी आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ पर प्रेवलेंट है, और हम ही नहीं करते हैं, है ना। हम ही छुआछूत करते हैं कि किसी कोई पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है कि तो उसके हाथ से पानी नहीं पीना है, वो हमारे घर नहीं आना चाहिए, हम उसे अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाते हैं, जो बर्तन हम यूज नहीं करते। तो ये चीजें होती हैं। तो ये चीजें एक लेवल पर तो ठीक थी, एक लेवल पर तो होती थी, लेकिन जो ये होता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन यहाँ हमारे साथ बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेगा भी नहीं, वो अति हो गई थी, है ना, वो ज्यादा हो गया था। कि जैसे कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि वो कहते थे कि इनको ब्राह्मणों के साथ बैठा के नहीं पढ़ सकते। हाँ, कि ये तो उस कास्ट से हैं, तो इनको इनके साथ बैठ के पढ़ने का वो नहीं है। तो उसी में उन्होंने महार सत्याग्रह, वो हुआ था सत्याग्रह जिसे कहते हैं, महार सुना है, नाम सुना है महार जगह का। महार जो है ये महाराष्ट्र में है, वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे ये कहते थे कि इससे आउटकास्ट लोग पानी नहीं पी सकते। कुआं था या तालाब था कुछ, वहां से टैंक था कि यहाँ से आउटकास्ट पानी नहीं पी सकते। तो भीमराव अम्बेडकर ने वहां से पानी पिया था, और महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि जो में मतलब उनका मतलब एक नारा है कि चाहे खाना कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो ये कहते थे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही सत्य शोधक समाज जो है, ज्योतिबा फूले जो है, इन्होंने 1873 में चलाई थी, और इन्होंने भी एजुकेशन पे और इसी पर जोर दिया था। तो देखो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के जो वो है कह सकते हैं कि कोशिशें रही, इनके जो प्रयत्न रहे उस समय, वही हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में काम आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि आप अगर अनटचेबिलिटी करते हैं तो आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट। तो ये कहानी है। ये हो गया सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले 1873। फिर आते हैं गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। ठीक है, इन्होंने दो पत्रिकाएं चलाई है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना, प्रभाकर और हितैषु। ये समाचार पत्र या
गणेश अगरकर। तो केसरी पत्रिका का नाम सुना है तुम लोगों ने? केसरी, केसरी जो पत्रिका है बाद में इसकी कमान लोकमान्य तिलक ने संभाली थी, ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने संभाली थी। लेकिन इसके फर्स्ट एडिटर जो थे गोपाल गणेश अगरकर थे, और ये इन्होंने केसरी और सुधारक दो पत्रिकाएं चलाई थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद की एक जो विश्व धर्म संसद है उसकी भी डेट याद रखना, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व धर्म संसद कहाँ पर हुई थी, तो विश्व धर्म संसद जो है ये शिकागो में 1893 में हुई थी। आर्य समाज रेनाउंड नाम में अभी तक भी चल रहा है आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज ने बल दिया था कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी पे, और इन्होंने भी कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, जो अभी चल रहा है उससे। जो पहली सोसाइटी है वैदिक सोसाइटी जो है, उसमें जो हम रीति रिवाज थे, हमारे संस्कृति थी, जो वो उस समय हम जैसा करते थे, वो समाज एक वैदिक वैदिक पीरियड का जो समाज था वो सबसे ज्यादा अच्छा था। तो उस पर इन्होंने बल दिया था, और अभी भी आर्य समाज जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आर्य समाज की जो स्थापना है दयानंद सरस्वती ने करवाई थी, कब? 1875 में। और कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में। और इन्होंने भी एक वो निकाला था, इनकी जो शिक्षाएं हैं वो सत्यार्थ प्रकाश में पब्लिश हुई थी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश में। फिर एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था ईवी रामास्वामी नईकर ने 1920 में। और देखो मुस्लिम्स में दो तीन मूवमेंट चले हैं। वहाबी आंदोलन था, एक देवबंदी आंदोलन था। ये जिस पे बल देते थे ये देते थे कि वहाबी आंदोलन भी एजुकेशन पे और अपने धर्म की तरफ लौटो, ठीक है, ये भी इसी तरह से वो करते थे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो वहाबी वलीउल्लाह आंदोलन नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बस ये याद रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी और किसने करवाई थी, बस, ठीक है। तो ये सर सैयद अहमद खान ने करवाई थी 1875 में, और ये ब्रिटिशर्स की हेल्प से करवाई थी, और सो दैट कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसका वहां पर मुस्लिम्स भी थोड़ा पढ़ सके। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना एचपी बालाक्सकी और एमएस वॉलकॉट ने करवाई थी न्यूयॉर्क यूएसए में। इन्होंने 1875 में करवाई थी, ठीक है। लेकिन बाद में 1882 में इसे मद्रास अड्यार में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है इंडियंस को अपनी कल्चर के बारे में बताने के लिए और उनको जगाने के लिए कि ब्रिटिश जो है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये रूल तुम्हारे लिए सही नहीं है, अपने लिए अब लड़ना स्टार्ट कर दो। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी काफी रोल रहा है। उसके बाद देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है। मेनली क्या याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। किसने करवाई थी? एओ ह्यूम ने। और ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहे हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। अब इसकी स्थापना के बाद कुछ थ्योरी है। इसकी पहली बैठक भी याद रखना, इसका पहला सेशन या बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे। जहाँ पे स्थापना हुई थी वहीं पे हुई थी। इसके बारे में एक और बात याद रखनी है, जो मुख्य इसमें रहे थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। अध्यक्ष इसके रहे थे बैठक के डब्ल्यू सी बैनर्जी। और कादम्बिनी गांगुली जो पहली महिला ग्रेजुएट थी, उन्होंने इस सत्र का संचालन किया था, ठीक है। सत्र जो बैठक का संचालन करते हैं वो पहली महिला ग्रेजुएट जो थी कादम्बिनी गांगुली। और बाद में एक और महिला ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, जो रिनाउंड है, जो बाहर भी गई है, सरोजिनी नायडू, वो भी गई है, ठीक है। वो बाद में आई है, ये तो बहुत पहले की बात हो गई ना, 1800 की करीब। अब इसमें कुछ थ्योरी है, जैसे कि एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है, लाला लाजपत राय ने। तो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, वैसे कुछ पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से, बस ये पूछा जा सकता है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी। तो लाला लाजपत राय ने। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस से ब्रिटिशर्स इसलिए बना रहे हैं सो दैट कि ये जो हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है इन सबको दबा सके कांग्रेस के थ्रू। तो ऐसा इन्होंने कहा था कि ये इनके लिए एक सेफ्टी वॉल्व जैसा है, यानी कि कांग्रेस के थ्रू ये अपने आप को बचा सकते हैं। अब इसमें कुछ एक्ट आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, आर्म्स एक्ट 1878 और इल्बर्ट बिल 1883, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंपॉर्टेंट है, तुमको जानना जरूरी है। ये इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे हमने पत्रिका पढ़ी है ना, इतनी सारी पत्रिका जो छापी गई, किसके लिए छापी जा रही थी?
है उनके लिए, ताकि वो जान सके कि जो अंग्रेजी सरकार है वो कैसी सरकार है ना, ताकि आंदोलन हो सके। जो बातें हम नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, वो पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आप तक पहुंचाया जाता था कि कल को वहां पे इतनी बड़ी सभा हो रही है, आप सभी को आना है, तो वो पेपर में सीक्रेटली छाप देते थे, पता चल जाता था। अब वो जो है धीरे से इनको पता चल गया ब्रिटिशर्स को कि ये तो अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने कर दिया कि अब से सब इंग्लिश में छपेंगे न्यूज़पेपर, कोई भी बंगाली या मद्रासी इसमें नहीं छापेगा। अब इसकी वजह से और गुस्से में आ गए लोग, तो अब इसके बाद आंदोलन स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे। ये था। अब इसमें जब कांग्रेस बनी थी तो इसमें नरम दल के लोग ज्यादा थे, जिन्हें हम मॉडरेट कहते हैं। मॉडरेट मतलब ये लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, ये बस पिटीशन के थ्रू काम करते थे। यानी कि अगर आपको अपना काम करवाना है तो आप अपनी निवेदन पत्र देंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसके थ्रू अपना काम करवाते थे, तो उसे हम कहते हैं नरम दल। ठीक है। इसमें जो रिनाउंड नाम है ये याद रखना, क्योंकि ऐसे दे देंगे 4 ऑप्शन और कहेंगे कि इसमें से नरम दल के नेता कौन नहीं है या कौन है, तो आपको इसमें ऑप्शन में से बताना है। तो नरम दल में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, तो इनका नाम तो फिर भी याद रखना। और दादा भाई नौरोजी जो है इनका नाम तो रख ही देना, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका तो पूछ लिया जाए। कौन सा? ये इल्बर्ट बिल। अच्छा, इल्बर्ट बिल, चलो मैं बता दूंगी। इल्बर्ट बिल ये था कि जो ब्रिटिश जजेस होते थे, ठीक है, ब्रिटिश ही बनते थे, इंडियन नहीं बनते। ठीक है, हाँ। तो रिपन एक बिल लेके आया कि इंडियंस भी जो है जज बन सकते हैं, और उसके बाद इंडियंस जो है वो ट्रायल कर सकते हैं यूरोपियंस को। मतलब अगर आप यूरोपियन हैं और आप इंडियन हैं, आपके पास अगर कोई केस आया तो इंडियन वाले का आप इंडियन वाले सुनेंगे, यूरोपियन वाले का यूरोपियन वाला ही सुनेगा, चाहे उसने कितनी इनजस्टिस कर रखी हो। ठीक है। तो इस बिल में ये था कि ऐसा ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये हटा दो, इंडियन यूरोपियन को भी केस को भी सुन सकते हैं इंडियन जज, और इंडियन के भी को सुन सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इल्बर्ट बिल का इतना विरोध हुआ कि रिपन को ये चेंज करना पड़ा, और चेंज करके वो इंडिया वाला क्लोज ही हटा दिया था इसमें से। ठीक है। मतलब इंडियंस को कोई हक नहीं है यूरोपियन जज को ट्रायल करने का, इनकी कैसे इतनी हिम्मत होती, इनका ये था। ठीक है। ये लोग आने ही नहीं दिया था। देखो, जब हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट बना है तब चीजें बदली हैं, नहीं तो उससे पहले ऐसे ही था सब कुछ। वो तो धीरे धीरे इतने सारे जो लोग हैं, ये लोग जो यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इतने आंदोलन किए कि एंट्री भी मिल पाई वहां तक। ठीक है। तो ये था। नहीं तो पुलिस में भी सिर्फ सूबेदार की पोजीशन मिलती थी, दरोगा की पोजीशन मिलती थी, उससे ऊपर की पोजीशन मिलती ही नहीं थी इंडियंस को। ठीक है। तो इसे कर लेना, और हम कल करेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, यानी कि कौन कौन से आंदोलन हुए